बच्चों एक्चुअल में मैंने यहाँ पे चैप्टर को चेंज किया है। एक्चुअली हमने पहले इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन इवोल्यूशन के पहले हमें ये चैप्टर समझना ज़रूरी है। ओके, पहले इस मेंडल के चैप्टर को हम समझते हैं, बाद में हम इवोल्यूशन चैप्टर को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर दैट्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये चैप्टर का जो बेसिक है आपने स्कूल में पढ़ा होगा अबाउट दी मेंडल्स रूल्स एंड मोनोहैब्रिड डायब्रिड क्रॉसेस। ओके, तो देखते हैं इन चैप्टर के बारे में क्या कहा है। वैसे मैंने आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ाया है। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा आपको इजी जाएगा। आपको बच्चों पता है इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, वेरिएशन का मतलब क्या है। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, इट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और वेरिएशन का मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स में और चाइल्ड में अलग अलग रहते हैं, जिन कैरेक्टर की वजह से चाइल्ड और पेरेंट्स में वेरिएशन आते हैं, मतलब थोड़े बदलाव रहते हैं, वो हुआ वेरिएशन। जैसे एग्जांपल, अगर पेरेंट्स के दोनों मदर एंड फादर, उनकी जो आइज़ कलर है वो अगर ब्लैक है, और जो बच्चे के आँखों का जो कलर है अगर वो ब्लू कलर का होता है, दैट्स अ वेरिएशन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 3.1 क्रोमोसोम्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ वेरिएशन, इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, और जो मैकेनिज्म्स है इनहेरिटेंस का उनके बारे में। The transmission of genetic information from one generation to next generation या another generation is known as heredity। आपने वर्ड सुना है heredity करके, और inheritance एक ही नाम है ये डेफिनेशन आपको पता है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना जनरेशन 1 से लेके जनरेशन 2 में, इसे हम हेरिडिटी कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। द मैकेनिज्म्स ऑफ इनहेरिटेंस वाज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट बिफोर क्रोमोसोम्स हैड बीन ऑब्जर्व और द जीन्स वेयर नोन। देखो बच्चों, जीन्स का स्टडी होने से पहले या क्रोमोसोम की स्टडी होने से पहले जो इनहेरिटेंस है इसके ऊपर स्टडी किया गया था। यस, जब मेंडल्स ने इनहेरिटेंस की पढ़ाई की थी तब पता नहीं था ये जीन्स कौन है, क्रोमोसोम्स कौन है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक ही कंसेप्ट पता था, वो है इनहेरिटेंस। मतलब क्रोमोसोम और जीन्स के पहले इस दुनिया में इनहेरिटेंस का स्टडी हुआ था। गॉट इट? ओके, देन वो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेगर मेंडल्स के बारे में। द सन ऑफ फार्मर वॉज बॉर्न इन मोराविया इन 1822। ओके, तो इनमें आप 1822 याद रखिएगा। Gregor Mendel first gave the accurate explanation for the mechanisms of inheritance by using hybridization technique। आपको पता है ग्रेगर मेंडल्स ने पहली बार एक्सप्लेनेशन दिया था इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म्स के बारे में बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट का नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और उसी के ज़रिए ये जो टेक्निक है, ये जो मैकेनिज्म्स है इनहेरिटेंस का, वो एक्सप्लेन किया था। गॉट इट? नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ द 7 ट्रेट। आपको पता है 7 ट्रेट इन द गार्डन पी। गार्डन पी मतलब मटर है ना। ये जो गार्डन पी रहता है, मटर रहता है, इसके 7 अलग अलग कैरेक्टर इन्होंने सिलेक्ट किए थे। 7 अलग अलग कैरेक्टर जो डायग्राम में दिए हैं हमारे किताब में। सो गार्डन पी प्लांट स्टडीड इंडिविजुअली 1 एट टाइम। मतलब कैरेक्टर कितने थे? 7। और हर कैरेक्टर का उन्होंने अलग अलग पढ़ाई किया था। 1 कैरेक्टर का उन्होंने इंडिविजुअल पढ़ाई किया था। ओके, और बाद में उन्होंने कॉम्बिनेशन में पढ़ाई किया था 2 और मोर कैरेक्टर का। मतलब हर कैरेक्टर का उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई किया था, उसके बाद उन्होंने 2 कैरेक्टर को मिला के पढ़ाई किया था, 3 कैरेक्टर को मिला के पढ़ाई किया था, ऐसे अलग अलग पढ़ाई किया था। ही प्रोसीड द डाटा मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली। उन्होंने वहाँ पे बायो के साथ
स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ किया था और स्टैट्स एंड मैथ्स का यूज़ किया था बायो के साथ, इसलिए एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। अब बच्चों ये जो मेथड थी, मतलब जो इनहेरिटेंस कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस, इनके ऊपर बाकी साइंटिस्ट ने भी स्टडी किया था। ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, बाकी साइंटिस्ट ने भी स्टडी किया था, लेकिन डिफरेंस ये था कि मेंडल्स जी के पास स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स की हेल्प थी, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल परफॉर्म किया गया था। जो बाकी जो बायोलॉजिस्ट थे वो इसी टेक्निक में फेल हुए थे, स्टैट और मैथ्स में, इसलिए उनको प्रॉपर जो रिकॉर्ड है ना, वो फॉलो नहीं करते आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मेंडल पोस्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल जी ने पोस्टुलेट किया था, हमें कहा था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी के बारे में, विच देन बिकम द फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी के जितने भी लॉज है, फंडामेंट्स है, बेसिक्स है, जो मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बाद में ये जो लॉज है हेरिडिटी का लॉज, देन एज प्रपोज बाय द कॉरेंस ने पढ़ाई किया था 1900 में। मतलब मेंडल जी के बाद इसकी स्टडी जो कंटिन्यू रखी थी वो कॉरेंस ने की थी। ही विजुअलाइज दैट द ट्रेट मतलब कैरेक्टर एज सच आर नॉट इनहेरिटेड फिजिकली बट बाय समथिंग प्रेजेंट इनसाइड द गमिट सेल। उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है वो छिपा है गमिट्स में। अब आपको ये पता है कि गमिट्स, चाहे वो मेल गमिट्स हो चाहे वो फीमेल गमिट्स हो, है ना, जब मेल गमिट फीमेल गमिट वहाँ पे मिलते हैं तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट मतलब न्यू चाइल्ड। तो जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो भाया गमिट्स ही ट्रांसफ़र होते हैं ना। तो इनको ऐसा लगा कि गमिट्स के अंदर ऐसा कुछ है कि वो मिक्स होता है और चाइल्ड्स के अंदर वो कैरेक्टर आ जाते हैं। तो गमिट्स के अंदर क्या है, ऐसा कौन है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है ना, उसको उन्होंने समथिंग कहा था। और उसी समथिंग को आज हम डीएनए कहते हैं, उस समथिंग को आज हम जीन्स कहते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है गमिट्स के ज़रिए। ओके, जैसे स्पर्म है, एग्स है। ओके, टू दिस समथिंग ही कॉइन द टर्म फैक्टर। इसी समथिंग को उन्होंने बाद में नाम दिया था फैक्टर करके। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। गॉट इट। उन्होंने इस समथिंग का नाम रखा था फैक्टर, जो एक्सप्रेस होता है और उसी की वजह से बनता है कैरेक्टर। क्या बनता है? कैरेक्टर। ओके, यस। ही प्रपोज दैट द फैक्टर आर पर्टिकुलर इन द नेचर। द फैक्टर्स आर इन पर्टिकुलर इन नेचर। फैक्टर का एक पर्टिकुलर नेचर है। मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ टर्म एज जीन्स। और उसी फैक्टर को लेटर ऑन कहा गया जीन्स। तो मेंडल जी के वक्त उसका नाम क्या रखा था? जो समथिंग है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो फैक्टर था सर। और उसी फैक्टर को बाद में क्या नाम दिया गया? जीन्स नाम दिए गए। दिस फैक्टर ऑकर इन द पेयर्स, इन द पेरेंट्स and segregate from each other during gamete formation without blending or mixing। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है ये। देखिए क्या कहा उन्होंने। ये जो फैक्टर है, फैक्टर माने जीन्स, ये पेयर में प्रेजेंट रहता है, पेरेंट्स में। बाद में सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, एक में एक से वो अलग हो जाते हैं गमिट फॉर्मेशन के वक्त, विदाउट ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, बिना मिक्स हुए, बिना ब्लेंड हुए। ब्लेंड मतलब मिक्स होना। देखिए उन्होंने क्या कहा हमसे। उन्होंने ये कहा कि जैसे एग्जांपल मेल एंड फीमेल, गॉट इट। ये है डिप्लॉयड सेल, ये भी है डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब है कि इनमें जो जीन्स है वो पेयर में है, क्रोमोसोम पेयर में है ना, तो क्रोमोसोम पेयर में है। उसी के साथ इन केस ऑफ फीमेल ऑल्सो जीन्स पेयर में है। उसके बाद आपको पता है
कि यहाँ पे होता है ये डिप्लॉयड सेल है क्योंकि जीन्स पेयर में है, ये भी डिप्लॉयड सेल है, जीन्स पेयर में है। उसके बाद ये होते हैं हैप्लॉयड क्योंकि इनका हुआ है मियोसिस। गमिट फॉर्मेशन के बाद हम अगर ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले तो वहाँ पे हुआ था oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम प्लांट्स का एग्जांपल ले तो वहाँ पे हुआ था माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। यस, सो यहाँ पे अभी गमिट्स बन गए और वो गमिट जो है बच्चों वो है हैप्लॉइड। चाहे हम फीमेल गमिट्स की बात करें, चाहे हम मेल गमिट्स की बात करें, अब वो पूरी तरह से बन गए हैं हैप्लॉइड। तो डिप्लॉयड टू हैप्लॉइड बन जाते हैं और विदाउट मिक्सिंग, मिक्स नहीं रहते, मिक्स नहीं होते। मिक्स ना होने का मतलब जानते हैं आप? मिक्स ना होने का मतलब है कि दोनों जब पेयर में रहते हैं ये क्रोमोसोम्स, जब वो एक में से अलग होते हैं तो प्रॉपरली अलग होते हैं, वो ऐसे मिक्स होके अलग नहीं होते। मैं आपको एक मीनिंग समझाता हूँ इसका। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अलग होना विदाउट मिक्सिंग अलग होना। देखिए, मान लीजिए ये रेड कलर का क्रोमोसोम है ना, और उसी के साइड में है वाइट कलर क्रोमोसोम्स। अब जब ये अलग हो जाएंगे तब वहाँ पे रेड कलर अलग से दिखाई देगा और वहाँ पे वाइट कलर अलग से दिखाई देगा। मतलब दे आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर विदाउट मिक्सिंग। वो एक में से अलग हो गए, वो क्रोमोसोम एक में से अलग हो गए, लेकिन मिक्स नहीं हुए। समझ में आया आपको? ओके। गमिट फॉर्मेशन के वक्त वो अलग हो जाते हैं। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। ओके, सो एक्चुअल में इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये। मैंने आपको पहले पार्ट में इतना ही पढ़ाया है ताकि आप पहले तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया इस चैप्टर को। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट हेडलाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो भी पोस्टुलेट्स है। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी बात करेंगे। ठीक है।